जय हिंद दोस्तों गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी 127वां अमेंडमेंट बिल पास किया ओबीसी कम्युनिटी से रिलेटेड। दोस्तों इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या था, इस बिल के आने से क्या फ़ायदे हुए, अगर ये बिल नहीं आता तो क्या नुकसान होता ओबीसी कम्युनिटी को, और इस बिल के आने के बाद फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये सब हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। पहले इस बिल का ऑब्जेक्टिव समझते हैं। इस बिल के आने के बाद अब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के पास पावर आ गई है कि वो किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में इंसर्ट कर सकता है। इसके पहले ये पावर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से छीन ली गई थी। इस अमेंडमेंट बिल के आने के बाद स्टेट और यूनियन टेरिटरी की ये पावर रीस्टोर हो गई है। अब वो किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में इंसर्ट कर सकता है, जिससे कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जॉब में एडवांटेज ले सकते हैं। दोस्तों ये बिल आना क्यों ज़रूरी था, अब इसको समझते हैं। दोस्तों 2018 में गवर्नमेंट ने 102nd अमेंडमेंट एक्ट पास किया था। इस एक्ट के बाद स्टेट से ये पावर छीन ली गई थी कि वो किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी का दर्जा दे सके। स्टेट के पास ऑप्शन था कि अगर किसी भी कम्युनिटी को वो ओबीसी लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं तो पहले उनको रेफ़र करना पड़ेगा एनसीबीसी को, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। कमीशन उसको स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा। अगर एनसीबीसी उसको ठीक समझता है तो फिर वो प्रेसिडेंट को रेफ़र करेगा और प्रेसिडेंट उसको फाइनल करेंगे। ये प्रोसेस था 102nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद। ऐसा होने से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की पावर ख़त्म हो गई थी। ये पावर अब सेंटर के पास थी कि वो किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी का दर्जा दे सकते थे। रिसेंटली अभी क्या हुआ कि 102nd अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद ये स्टेट्स के पास ये पावर नहीं थी कि वो किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में डाल सके। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे दिया और इसके अगेंस्ट में केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम 2nd अमेंडमेंट एक्ट है, उसको उन्होंने अपहेल्ड किया और उन्होंने बोला कि सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट का फाइनलाइजेशन कि उसको रिजर्वेशन देना है या नहीं, ये तो स्टेट की पावर नहीं है, ये पावर सेंटर की है। और इस हिसाब से मराठा कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है ये नल एंड वाइड होगा, ये वैलिड नहीं रहेगा। करते हैं इस बिल के एडवांटेजेस क्या हैं। इस बिल के आने के बाद स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के पास पावर आ गई है कि वो किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें एनसीबीसी और प्रेसिडेंट को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद कॉम्पिटेंट है किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए। दूसरा इससे एडवांटेज हुआ कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो रिस्टोर होता है। क्योंकि मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट 2 टायर में काम करती है। फर्स्ट टायर यानी फर्स्ट लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा टायर स्टेट गवर्नमेंट। दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट है इनका अपना जुरिस्डिक्शन है जिसमें वो लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अपने अपने डिसीजंस ले सकते हैं। दोनों टायर की गवर्नमेंट को जो पावर और फंक्शंस दिए गए हैं वो उनको एंजॉय कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको पावर देता है, यानी स्टेट्स को जो पावर दी गई हैं, जो एब्सोल्यूट पावर दी गई हैं, उसमें सेंटर इंटरवीन नहीं कर सकता है। और इसी तरह हमारा सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है वो एक इक्विलिब्रियम में चलता है, एक बैलेंस में चलता है। लेकिन 102nd अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद फेडरल स्ट्रक्चर अफेक्ट हुआ था क्योंकि स्टेट से ये पावर छीन ली गई थी। लेकिन इस बिल के आने के बाद फेडरल स्ट्रक्चर रिट्रीव होता है, बैलेंस होता है। दोस्तों तीसरा एडवांटेज है इस बिल के आने से कि अगर ये बिल नहीं आता तो ओबीसी कम्युनिटीज़ में करीब 600 से 671 कम्युनिटीज़ ओबीसी लिस्ट से बाहर हो जाती। उनको किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलता एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जॉब्स में, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान होता। क्योंकि ये 600 से 671 ओबीसी कम्युनिटीज़ टोटल ओबीसी कम्युनिटीज़ का 1/5 है, यानी 1/5 ओबीसी कम्युनिटीज़ को नुकसान होता अगर ये बिल नहीं आता। अब डिस्कस करते हैं कि इस बिल के आने से फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। इस बिल के आने के बाद स्टेट्स को एब्सोल्यूट पावर रहेगी कि वो किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर सकता है बिना एनसीबीसी को रेफ़र किए हुए, बिना प्रेसिडेंट का अप्रूवल लिए। ऐसा होने का फ्लिप साइड हो सकता है कि कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रली सिग्निफिकेंट होगा या जो पॉलिटिकल माइलेज दे सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो वो उनको अपीज़ करने के लिए, उनको खुश करने के लिए ओबीसी लिस्ट में उनको शामिल कर सकते हैं ओबीसी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने के लिए। और ये एक प्रॉब्लमेटिक प्रॉस्पेक्ट हो सकता है फ्यूचर में। दूसरा इसका प्रॉब्लम आएगा, ओबीसी की लिस्ट में कुछ फॉरवर्ड बैकवर्ड कास्ट हैं, कुछ एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हैं।
तो जब फॉरवर्ड कास्ट ओबीसी लिस्ट में शामिल होती हैं तो ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट वही सबसे ज़्यादा लेके जाती हैं, क्योंकि रिजर्वेशन का कैप है, 27% रिजर्वेशन रहेगा। तो जो फॉरवर्ड हैं, सक्षम हैं, सशक्त हैं, वो ओबीसी रिजर्वेशन का फ़ायदा ज़्यादा ले लेते हैं, और जो सही में जो डिज़र्व करते हैं, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड हैं और जो डिज़र्व करते हैं, उन तक ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं पहुंच पाता, वो फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। अगर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस में ऐसी कम्युनिटीज़ को शामिल करना शुरू कर दिया जाए, वो जो ऑलरेडी कॉम्पिटेंट हैं, जो ऑलरेडी पावरफुल हैं, तो वो ओबीसी रिजर्वेशन का ज़्यादा चंक अवेल करेंगी, और जो कम्युनिटी एक्सट्रीमली बैकवर्ड है उन तक फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। ये कुछ पॉसिबल फ्लिप साइड हो सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो इसके लिए बनाऊंगा। दोस्तों, आई एम विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।